हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के ग्रामीण प्रवेश की ये बुक है, जिसमें ये लेखपाल से संबंध 2022 और 23 का है और ये नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार जो है बुक प्रकाशित हुई है। तो इस वीडियो में हम जो है इसी पुस्तक के बारे में चैप्टर वाइज जो है देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पहला चैप्टर इसमें ले रहे हैं, जो कि ग्राम समाज एवं विकास की बुक है, और इसमें हम देखेंगे इस बुक में क्या क्या है और आगे हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम विषय वस्तु की बात करेंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या है। तो नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार ये दिया गया है, ठीक है, पहली बात। और इसके बाद इसका पहला चैप्टर होगा ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। दूसरा चैप्टर है ग्राम विकास कार्यक्रम। तीसरा है ग्राम विकास की योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ। इसके बाद ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार। इसके बाद पंचायती राज। ठीक है, अगला है केंद्र एवं राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं, लेखपाल पद एवं उसके कार्य संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखेंगे। इसके बाद लेखपाल परीक्षा में ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित विगत वर्षों के प्रश्नों का हल जो है इसमें इसके बाद देखेंगे। फिर लास्ट में जो है उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान का संक्षिप्त अवलोकन करेंगे। ठीक है, जिसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी की बुक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किस आखिरी चैप्टर में जो है उत्तर प्रदेश के जीके के बारे में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर, जो कि है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, उसको भी हम करेंगे, लेकिन लास्ट में करेंगे। सबसे पहले तो इसके थ्योरी के बारे में देखेंगे। एक एक चैप्टर रोज होगा इस बुक से, और इस बुक को जब तक समाप्त नहीं हो जाए तब तक ये बुक जो है जारी रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, जो कि है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। ठीक है, और इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। और इसमें हम लोग देखेंगे कुछ फैक्ट दिए हैं, कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में भाग के अंतर्गत ग्रामीण समाज एवं अर्थव्यवस्था, ग्राम विकास की संकल्पना, कार्यनीति एवं अनुभव, ग्राम विकास में भूमि संबंधी मुद्दे, ग्राम विकास प्रशासन, ग्रामीण भारत में परिवर्तन की गत्यात्मकता को शामिल किया गया है। और इसमें जो है अब हम देखेंगे ग्रामीण समाज एवं अर्थव्यवस्था के बारे में। इसमें ग्रामीण समाज एवं अर्थव्यवस्था में ग्राम समाज का परिचय होगा, ग्रामीण जनसांख्यिकी होगा, ग्रामीण सामाजिक संरचना है, ग्रामीण आर्थिक रचना और ग्रामीण निर्धनता के ऊपर जो है इसमें दिया गया है। ठीक है, इसके टॉपिक पॉइंट वाइज जो है भी इसके आगे हम बात किया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं प्राचीन भारतीय ग्रामीण प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, प्राचीन भारत में जो है ग्रामीण प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी समुदाय का छोटा आकार होता था, कृषि जो है उनका मुख्य व्यवसाय होता था, पारिवारिक संगठन रहता था, बंद सामाजिक स्थिरीकरण होता था, उपभोग पर आधारित आर्थिक व्यवस्था रहती थी, प्रत्येक गांव एक पृथक सामाजिक इकाई के रूप में जो है रहता था। तो ये प्राचीन भारत ग्रामीण प्रशासन जो है प्राचीन भारतीय ग्रामीण प्रशासन की ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। अगला पॉइंट है ग्रामीण समाज का परिचय कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का 68.84% जो है भाग लगभग मान के चले इसमें 83.37 करोड़ ग्रामों में बसा हुआ गांव है। ठीक है, यानी कि अगर भारत की जनसंख्या की बात करें या भारतीय आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 68.84% भाग जो है भारत का ग्रामों में बसा हुआ है, जिसकी जनसंख्या में बात करते हैं तो 83.37 करोड़ आता है। ठीक है, और वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अगर देखेंगे तो भारतीय आबादी का लगभग 72.22% भाग जो है ग्रामों में बसा हुआ था। तो देखिए, हमारी जो भारतीय आबादी है वो देखिए किस तरीके से ग्रामों में कितना अधिक ज़्यादा जो है निर्भरता है। ग्रामीण समाज की संकल्पना की बात करें तो संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरो के अनुसार किसी विशिष्ट स्थान की जनसंख्या के आकार और घनत्व के आधार पर जो है ग्रामीण समुदाय को परिभाषित किया जाता है। यानी अगर ग्रामीण समुदाय को हम ग्राम के समुदाय या ग्राम जनसंख्या को अगर हम परिभाषित करेंगे तो उसमें हम जनसंख्या का आकार लेते हैं और वहाँ पे जो है बसी हुई आबादी यानी कि कितनी घनी हुई बसी हुई है। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है, उसको हम परिभाषित करते हैं। भारत में ग्रामीण शब्द को
आमदनी के आधार पर परिभाषित किया जाता है, अर्थात ग्राम का अर्थ होता है आमदनी देने वाला गांव। ठीक है, तो ये इस तरीके से मोटा मोटा इसका अर्थ जान चुके हैं। अब आगे देखते हैं। भारतीय जनगणना के अनुसार ग्राम एक ऐसा अस्तित्व है जिसकी पहचान उसके नाम से है और इसकी एक निश्चित परिसीमा भी होती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है। 15.53 करोड़ ग्राम जो है उत्तर प्रदेश में निवास करती है, जो कि पूरे भारत में राज्यों में जो है सबसे नंबर 1 पर है। इसके बाद दूसरा स्थान आता है बिहार का, 9.23 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। तीसरा नंबर आता है पश्चिम बंगाल का, 6.21 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। चौथा नंबर आता है महाराष्ट्र राज्य का, जहां पर 6.15 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या रहती है। इसके बाद अगर सर्वाधिक छोटी संख्या और छोटी आबादी के ग्राम की बात करें तो सिक्किम और मिजोरम में है, जहां सिक्किम में इनकी संख्या 4,55,962 है, वहीं मिजोरम में इनकी संख्या 5,29,037 है। तो ये भी याद रखना है कि सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश में और सबसे कम जो है कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। छोटे बड़े शहरों के बाहरी भागों में बसे ग्रामों को आमतौर पर जो है सीमावर्ती ग्राम कहते हैं। यानी कि सीमावर्ती ग्राम की परिभाषा की बात करें किसे कहा जाएगा, तो जो छोटे बड़े शहर हैं उसके बाहरी भागों में जो ग्राम बसे हुए होते हैं उन्हें जो है सीमावर्ती ग्राम कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो शहरीकरण को जिसे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर आबादी के स्थायी प्रवास के रूप में परिभाषित किया जाता है। ग्रामीण समाज का आदर्श नमूना की बात करें तो ग्रामीण शब्द का अर्थ होता है ग्राम, देहात या लोक समाज जैसे शब्दों से अलग अलग अदल बदल कर प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ग्रामीण समाज के लिए सर्वाधिक ग्राम शब्द का प्रयोग ही करते हैं। देहात अर्थात कंट्री साइड शब्द का प्रयोग जो है आमतौर पर पश्चिमी जगत में किया जाता है। यानी कि जैसे कि अमेरिका हुआ, ठीक है, उस साइड में अमेरिका कनाडा, वहाँ पे जो है ये कंट्री साइड या देहात शब्द का प्रयोग आमतौर पर किया जाता है पश्चिमी देशों में। अगला पॉइंट है प्राचीन भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन से संबंधित शब्दावलियों की बात कर लेते हैं। तो ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वैदिक साहित्य में मिलता है। ठीक है, ग्रामणी का अर्थ होता था ग्राम प्रशासन अधिकारी, गोप का अर्थ होता था हदबंदी का कार्य करने वाला। यानी प्राचीन भारत में जो है ग्रामीण प्रशासन से संबंधित जो शब्दावलियाँ थी उनके अर्थ भी जरूरी हैं, पूछा जा सकता है। गौलमिक का अर्थ होता था ग्रामीण प्रशासक, ग्रामपति या महत्तर कहते थे ग्राम प्रशासन को। इसके बाद उर कहा जाता था लोगों की संस्था को, पटवारी कहा जाता था ग्राम प्रधान के सहयोगी को, मौजा जो है गांव के समूह को कहा जाता था, जो कि आज भी मौजा कहा जाता है, जो कि गांव का समूह ही होता है। लोक यानी कि फोल्क शब्द का अर्थ है छोटी पारंपरिक सजातीय समुदाय के व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह को लोक कहा जाता है। ठीक है, लोक जो है वह समाज का निहितार्थ होता है। पारस्परिक और समान जाति से गठित समाज जो है लोक समाज का अर्थ होता है। ठीक है, इसके बाद जनजातियां एवं कृषक की बात करेंगे तो ग्रामीण समाज शब्द का जो है अभिप्राय या अर्थ होता है शहरी समाज की तुलना में ये एक छोटा समाज है, अर्थात इसकी आबादी कम होती है और इसका भौगोलिक क्षेत्र भी अपेक्षाकृत छोटा होता है। ठीक है, ग्रामीण समाज जो है कृषि प्रधान समाज होता है जिसमें कृषक, शिल्पकार, दस्तकार, अन्य व्यावसायिक समूह शामिल होते हैं और ये किसी न किसी वजह से मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहते हैं। इसके बाद भारत की आबादी में 10.5 करोड़ यानी कि 10.45 करोड़ अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल हैं, जिससे भारत की आबादी का लगभग 8.6% भाग गठित होता है। पंजाब और हरियाणा के राज्यों और चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी जैसे केंद्र शासित क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में 705 अनुसूचित जनजातियां बसी हुई हैं। इसके बाद उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो सर्वाधिक बड़ी संख्या में है, टोटल 62। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित को अनुसूचित जनजातियां कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अनुसूचित जातियां किसे कहा जाता है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा परिभाषित किया जाएगा, तो वो है अनुच्छेद 342। अगला है इस संदर्भ में पहली अधिसूचना जो है 1950 में जारी की गई थी। 750 अनुसूचित जातियों में से 75 की अपरिकृत जनजाति समूहों के रूप में पहचान की गई है, क्योंकि अनुसूचित जनजातियों की तुलना में ये अधिक पिछड़ी हुई हैं। ठीक है, कुछ जनजातियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं, तो उनको अपरिष्कृत जनजातियों समूह में पहचान किया गया है। ठीक है, जिनमें से 75 ये जनजातियां हैं।
इसके बाद सर्वप्रथम अमेरिकी मानव वैज्ञानिक A.L. क्रोबर ने अपने लेखों में कृषक को परिभाषित किया था। इंपॉर्टेंट है, A.L. क्रोबर के द्वारा दी गई कृषक की परिभाषा के अनुसार कृषक निश्चित रूप से ग्रामीण होते हैं। इसके अलावा उनका संबंध शहरी बाजारों से होता है। ठीक है, इसके बाद वह एक बड़े समुदाय, एक ऐसा वर्ग है जिसमें अक्सर शहरी केंद्र और कभी कभी महानगर भी होते हैं। वह आंशिक संस्कृतियों सहित आंशिक समाज भी हैं। इनमें जनजातीय समाज जन समुदायों की पृथकता, राजनीतिक स्वायत्तता, आत्मनिर्भरता नहीं होती लेकिन इनकी स्थानीय इकाइयों में अपनी अस्मिता, एकजुटता और अपनी मिट्टी पूजा पद्धतियों के प्रति लगाव अभी भी सुरक्षित है। क्रोबर का कहना है कि कृषक आंशिक संस्कृति सहित आंशिक समाज भी होते हैं। ठीक है, अगला जो है वैज्ञानिक है वो है जॉर्ज फोस्टर के अनुसार जो है कृषकों से अर्ध समाज भी बनता है, ये कहा गया है जॉर्ज फोस्टर के द्वारा। ठीक है, भारत में जनजातियां जो है शिकार खेलना, खाद्य सामग्री एकत्रित करना, मछली पकड़ना, बागवानी का काम करना, झूम कृषि करना, कला शिल्प और जैसी उत्पादन विधियों से जुड़ी हुई हैं। मतलब कि जनजातियों की बात करें तो भारत में जो है शिकार खेलती हैं, खाद्य सामग्री एकत्रित करती हैं जनजातियां, मछली पकड़ती हैं, बागवानी का काम करती हैं, झूम कृषि करती हैं, झूम की खेती। ठीक है, कला और शिल्प जैसी उत्पादन विधियों से भी ये जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से जनजातियों के कार्य बताया गया है कि भारत में क्या क्या ये जनजातियां कार्य करती हैं। अब देखेंगे ग्रामीण एवं शहरी समाज के बारे में। तो ग्राम से शहरों में परिवर्तित होने वाले क्षेत्रों को रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर ने जो है विकासवादी शहर कहा है। ठीक है, यानी अगर पूछा जाए कि विकासवादी शहर की परिभाषा किसने दिया है तो रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब ऐसे शहरों की मूल उत्पत्ति इनके गांव से ही होती है और बाहरी जनसंख्या पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो ऐसे शहर जो विकासवादी शहर कहा जाता है, कहाँ से उत्पन्न होता है तो ये मूलतः गांव से होता है। क्यों? क्योंकि गांव ही जब विकास करेगा और विकसित होना स्टार्ट करेगा तो उसे ही विकासवादी शहर के रूप में परिभाषित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जब शहर में अलग अलग लोग आकर बसते हैं तो इन्हें जो है विजातीय शहर कहा जाता है, यानी कि जिस शहर में अलग अलग लोग आकर बस जाएं उस शहर को विजातीय शहर कहा जाएगा, यानी कि हेट्रोजेनेटिक सिटी कहा जाता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है। ठीक है, और मोटे तौर पर जो है इन्हें खाद्य उत्पादक इकाइयाँ भी कहा जाता है, क्योंकि ये गाँव में जो है अधिकतर चीज़ें जो है खुद उत्पन्न होती हैं, जैसे गेहूँ, चावल। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वहीं गाँव के क्षेत्रों में ही उत्पन्न होता है, तो इसलिए खाद्य उत्पादक इकाइयाँ कहा जाता है। इसके बाद शहरी समाजों की विशेषताओं में शामिल क्या क्या है तो बड़ा आकार, घनी आबादी और विजातीयता। ये जो तीन चीज़ें हैं ये शहरी समाजों की विशेषताएं बतलाती हैं। ठीक है, शहरी समाज जो है बड़ा आकार होगा, अधिक घनी आबादी होगी और इनमें विभिन्न प्रकार के लोग पाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आकर बस जाएंगे, तो उनको विजातीयता कहा जाता है। तो इस तरीके से शहरी समाजताओं की ये जो है समाजों की ये विशेषताएं होती हैं। अगला है स्वतंत्रता पूर्व जो है ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, श्री निकेतन प्रोजेक्ट जो है ये 1914 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्टार्ट किया था। इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस ऑफ मैसूर जो है ये 1914 में 1914 to 18 ये त्रावणकोर केरल से स्टार्ट किया गया था। इसके बाद गुड़गांव प्रोजेक्ट क्या है तो ये जो है 1920 में F.L. ब्रायन द्वारा स्टार्ट किया गया, और मार्टेंडम प्रोजेक्ट 1921 में डॉक्टर स्पेंसर हेच द्वारा स्टार्ट किया गया। बड़ौदा परियोजना का तो 1932 में B.T. कृष्णमाचारी द्वारा ये जो है संबंध है। ठीक है, सेवाग्राम योजना जो 1936 में महात्मा गांधी द्वारा ये शुरुआत किया गया था। इसके बाद इंडियन विलेज सर्विसेज ये जो है 1945 में आर्थर टी मोसर व B.N. गुप्ता द्वारा ये संबंधित है। नीलो खेड़ी परियोजना जो 1948 में S.K. डे द्वारा ये स्टार्ट किया गया। इटावा परियोजना 1948 में एल्बर्ट मेयर ने स्टार्ट किया। तो इस तरीके से ये कुछ स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की परियोजनाएं और कार्यक्रम है। अब आगे हम बात करते हैं ग्रामों के विविध स्वरूप। देखिए, भारत की 1991 की जनगणना के आधार पर अगर देखा जाए तो 94.7% ग्रामों की आबादी 5000 से कम थी। ठीक है, और ग्रामों की आबादी के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। अब उसमें जो है 26.5% जो है ग्रामों में 500 से कम लोगों का बसेरा था, और 48.8% ग्रामों की आबादी जो है 500 से 2000 तक के बीच की थी। इसके बाद 19.4% ग्रामों की आबादी जो है 2000 से लेकर 5000 तक की जनसंख्या थी। तो इस तरीके से 3 कैटेगराइज किया गया था 3 प्रकार में।
आगे, भारत के लगभग 50% ग्राम मध्यम आकार के थे। 1991 की जनगणना के अनुसार ये बातें की जा रही हैं। भारत में ग्रामों को आकेंद्रित और विस्तृत छिटपुट ग्रामों के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। आकेंद्रित यानी कि न्यूक्लिएटेड ग्रामों में सभी घर की एक इकाई के रूप में एक ही जगह समूह में रहते हैं और ऐसे घरों के चारों ओर कृषि वाली जमीन होती है, तो उन्हें अकेंद्रित ग्राम कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद जब रिहायशी घर जो है काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं और ऐसे घरों का प्रत्येक समूह कृषि वाली भूमि से अलग अलग बटा हुआ होता है, तो उन्हें छिटपुट ग्राम कहा जाता है। तो आकेंद्रित ग्राम और छिटपुट ग्राम में आप लोग को ये अंतर जानना जरूरी है। भारत में अधिकांश ग्राम जो है संहत आकेंद्रित किस्म के ही होते हैं, यानी कि अधिकांश भारत में जो ग्राम है वो आकेंद्रित टाइप के ही ग्राम है, क्योंकि जहाँ पे गांव की आबादी उसी के आसपास जो है उपजाऊ जमीन है। ग्रामीण समाज, ग्रामीण समाज जो है इस शब्द का प्रयोग छोटे समाज के लिए किया गया है जहां कुछ 100 आवासीय इकाइयां शामिल हो और जो केवल अपने खाने के लिए अन्न का उत्पादन करते हैं। इनका मुख्य धंधा जो है कृषि करना होता है। ऐसे समाज के कुछ लोग जो है गैर कृषि कार्यों में लगे रहते हैं, परंतु ऐसे लोग इसके साथ साथ खेती बाड़ी भी करते हैं, तो उन्हें ग्रामीण समाज कहा जाता है। जनजातीय समाज, जनजातीय समाज जो है कृषि आधारित समाज की तुलना में यह जो है अधिक छोटा होता है। इनके आर्थिक धंधों में जो है शामिल है शिकार करना, खाद्य पदार्थ एकत्रित करना और इसके बाद अस्थायी कृषि करना। ठीक है। इसके बाद शहरी समाज की बात करते हैं। शहरी, इस शब्द का प्रयोग कस्बों और शहर दोनों संदर्भ में अदल बदल कर किया जाता है। शहरी समाज में वृद्धि काफ़ी तेजी से होती है। शहर का क्षेत्र जो है विस्तृत एवं आबादी अधिक होती है। ठीक है। तो इस तरीके से शहरी समाज की एक मोटा मोटा परिभाषा हो गया। अब हम बात करेंगे ग्रामीण जनसांख्यिकी के बारे में। देखिए, जनसांख्यिकी आबादी का एक वैज्ञानिक और सांख्यिकीय अध्ययन होता है और विशेष रूप से यह विभिन्न प्रकार की आबादी और उनके विकास और संरचना का अध्ययन होता है। ठीक है। जनसांख्यिकी की अनेक शाखाएं हैं, जैसे कि ऐतिहासिक जनसांख्यिकी, सामाजिक जनसांख्यिकी, आर्थिक जनसांख्यिकी, गणितीय जनसांख्यिकी और चिकित्सीय जनसांख्यिकी होता है। इस तरीके से जनसांख्यिकी की अनेक शाखाएं हैं। जनगणना जो है 10 वर्ष में एक बार की जाती है, हर बार। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना की बात करें तो 1872 ईस्वी में किया गया था। 1881 से यह नियमित रूप से हर 10वें वर्ष जनगणना की जा रही है। ठीक है। इसके बाद नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है CRS जन्म, मृत्यु, विवाह आदि महत्वपूर्ण घटनाओं को लगातार रिकॉर्ड करने की एक प्रणाली है। प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली की बात करें तो भारत के महापंजीयक द्वारा 1969-70 में शुरू की गई थी। पंजीयक प्रणाली का कार्य पंजीकरण का कार्य जो है राष्ट्रीय स्तर पर नियमित रूप से किया जाता है और यह मूलतः एक दोहरी रिकॉर्ड प्रणाली पर आधारित जनसांख्यिकी सर्वेक्षण होता है। यह राज्य यानी कि बड़े राज्यों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए आकलन प्रदान करता है। ग्रामीण जनसंख्या का आकार की बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ थी, जिसमें 68.84% जो है ग्रामीण थी। किसी निश्चित समयावधि के दौरान किसी विशिष्ट क्षेत्र की आबादी संख्या में होने वाले परिवर्तन को आबादी की वृद्धि कहा जाता है। यदि निश्चित समयावधि के 2 बिंदुओं के दौरान आबादी बढ़ती है तो इसे सकारात्मक और अगर घटती है तो इसे नकारात्मक माना जाता है। 1901 से लेकर 2001 तक की आबादी के 4 विशेष चरण हैं, जिसमें चरण फर्स्ट जो है 1901 से लेकर 1921 तक था, जो कि धीमी वृद्धि हुई। चरण 2 या 1931 से लेकर 1951 तक था, जो कि स्थिर वृद्धि हुई, यानी कि वृद्धि में ज़्यादा जो है बढ़ोतरी नहीं हुई। इसके बाद चरण थर्ड में जो 1961 से लेकर 1981 तक था और इसमें तीव्र उच्च वृद्धि हुई, यानी कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। इसके बाद चरण फोर्थ में जो है 1991 से लेकर 2001 तक था, जिसमें कि उच्च वृद्धि और साथ में घटने के निश्चित संकेत भी थे। तो इस तरीके से 4 चरण में जो है आबादी को बांटा गया था कि किस किस चरण में कितने कितने प्रकार मतलब किस किस तरीके से वृद्धि हुई है जनसंख्या में। आगे हम बात करते हैं तो भारत की ग्रामीण आबादी वितरण जो प्रतिरूप के महत्वपूर्ण कारक हैं, जैसे कि कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता, मृदा की गहराई और उर्वरकता, भूमि जल स्तर की गहराई, सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता आदि, ये सारे जो है आबादी वितरण प्रतिरूप के महत्वपूर्ण ये कारक हैं।
आगे हम बात करते हैं तो ग्रामीण जनसंख्या में लैंगिक संरचना की बात करें तो जनसांख्यिकीय गतिशीलता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू लिंग अनुपात है। लिंगानुपात एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है जिसका प्रयोग एक निश्चित समय में किसी समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच मौजूद समानता को मापने के लिए किया जाता है। यह अनुपात मृत्यु दर में लिंग विभेद, लिंग के आधार पर प्रवसन, जन्म के समय लिंगानुपात और कभी कभी जनसंख्या गणना में लिंग विभेद के बीच क्रिया का परिणाम है। इसके बाद अब देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार की बात करें तो भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, जो 2001 की जनगणना में दर्ज 933 से 10 अंक अधिक हैं। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस समय अगर लिंगानुपात की बात करें तो 943 है 2011 की जनगणना के अनुसार, और अगर पिछले 10 वर्ष में पूछा जाएगा कि कितना बढ़ोतरी हुआ तो 10 अंक की वृद्धि हुई थी। भारत में लिंगानुपात के घटने की प्रवृत्ति के कुछ महत्वपूर्ण कारण है, जैसे कि पहला है बाल्यावस्था में बालिकाओं की तरफ ध्यान न देने के कारण उनकी उच्च मृत्यु दर, दूसरा है अधिक मातृ मृत्यु दर, तीसरा है लिंग का चयन कर मादा शिशुपात, और चौथा है मादा शिशु की हत्या। तो इस तरीके से 4 जो हैं ये टाइप है, ये कारण है जो कि लिंगानुपात घटने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। अगला है सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो किस राज्य में है, तो वो केरल में है, जहाँ पर 1084 पाया जाता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं। भारत में शिशु आबादी 0 से 6 वर्ष की आयु समूह में लिंग अनुपात 2001 में 927 से घटकर 2011 में 919 हो गया। ठीक है, यानी शिशु लिंगानुपात में घटा है, 927 से घटकर 919 हो गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आयुष संरचना की जनसंख्या की एक मूलभूत विशेषता है। यह न केवल वृद्धि दर को प्रभावित करती है बल्कि यह कुल आबादी के श्रम शक्ति के अनुपात का जो है निर्भरता अनुपात का भी निर्धारण करने में सहायता करती है। मूल रूप से आबादी की आयुष संरचना का निर्धारण 3 कारकों अर्थात प्रजनन, मृत्यु और प्रवसन द्वारा होता है। भारत की जनसंख्या की आयु संरचना, इसका आधार जो है चौड़ा है और ऊपर की ओर घटता हुआ शिखर है, जो उच्च जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी की बढ़ती जनसंख्या का द्योतक है। भारत में वर्तमान उच्च जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों में से एक कारण भारत के अधिकांश राज्यों में कम उम्र में विवाह की प्रथा का प्रचलन भी है। भारत में बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम 1978 के अनुसार बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु जो है वो है 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। 21 दिसंबर 2021 को लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया, जिसमें महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का प्रावधान रखा गया है। श्रमिकों के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को जो है प्रवसन कहा जाता है। अभी प्रवसन ऊपर जो शब्द आया उसका अर्थ होता है जो श्रमिक होते हैं वो एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर चले जाएं तो उन्हें जो है प्रवसन कहा जाएगा। अब अशोधित जन्म दर की बात करें तो प्रति वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या में होने वाले जन्मों की जो संख्या उसे अशोधित जन्म दर कहा जाता है। अशोधित मृत्यु दर की बात करें तो प्रति 1000 की जनसंख्या में होने वाली मौतों की संख्या को कहा जाता है। जनसांख्यिकी क्या है, तो सांख्यिकी जनसंख्या संबंधी विज्ञान जो मुख्यतः निश्चित समय में जनसंख्या के आकार, वितरण, विशेषताओं, वृद्धि और संरचना के सांख्यिकी अध्ययन से संबद्ध होता है। आश्रित अनुपात क्या होता है, तो जनसंख्या में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 60 या 65 वर्ष एवं अधिक आयु के वृद्धों की संख्या, जिसे 15 से 59 या 64 वर्ष की आयु के वयस्कों की संख्या के अनुपात के रूप में दर्शाया जाता है। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो प्रति वर्ष में 1000 जीवित जन्मों यानी 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में शिशुओं में होने वाली मौत की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो एक विशिष्ट स्थान पर जो है प्रति वर्ग किलोमीटर पर लोगों की रिहायश यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों को रहने की जितनी भी लोग हैं उस प्रति 1 किलोमीटर वर्ग में उसे जो है जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाएगा। ये तरीके से समझ सकते हैं। प्रवसन की बात करें तो कुछ समय के लिए एक जगह छोड़कर दूसरी जगह बस जाने को प्रवसन कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं तो प्राकृतिक घटोत्तरी, बढ़ोतरी और निवल प्रवसन के कारण एक नियत वर्ष में वह दर जिस पर जनसंख्या बढ़ती या घटती है और इसे आधार जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो वहाँ वो जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या जो होती है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, ग्रामीण बस्तियों के आकार के बारे में बात करते हैं। तो जनगणना में ग्रामीण बस्तियों के ग्रामों की आबादी के आधार पर 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
इनमें से कुछ ऐसी बस्तियां जहां 200 से कम आबादी है और कुछ ऐसे बड़े गांव भी हैं जहां की आबादी 10,000 से भी अधिक है। ठीक है, अब ग्रामीण ग्रामीण सामाजिक संरचना की बात करें तो ग्रामीण समुदाय, परिवार और जाति ग्रामीण सामाजिक संरचना के बुनियादी घटक होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, समाज की बुनियादी इकाई वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति विशेष होते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करके रहते हैं और जब सबसे छोटा समूह 2 व्यक्तियों से बनता है तो इसे डियाड कहा जाता है। ठीक है, डियाड किसे कहते हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। मानव समाज में कोई व्यक्ति विशेष या समूह अलग थलग होकर काम नहीं कर सकता। समूहों के सामूहिक रूप को जो है समुदाय कहा जाता है। समुदाय किसे कहते हैं, तो समूहों के सामूहिक समूह को जो है समुदाय कहा जाता है। बहुत से समुदाय मिलकर एक समाज का गठन करते हैं। देखिए यहाँ पे एक एक करके एक एक लाइन में जो बताया गया कि समुदाय किसे कहा जाता है, समाज किसे कहा जाता है, तो यह आप लोग को समझना जरूरी है। सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग जो है समाज के विविध भागों के अंतः संबंध, अंतः संयोजन और अंतः निर्भरता जैसे पहलुओं से के संदर्भ में जो है किया जाता है। जाति व्यवस्था की बात कर लेते हैं। देखिए जाति जो है भारतीय ग्रामों की मुख्य सामाजिक संस्था रही है। स्थानीय भाषा में इसे जात, जैत आदि कहा जाता है। हेरल्ड गोल्ड के अनुसार जो है जाति एकाधिकार रूपी संघ होता है। ये किसने कहा, हेरल्ड गोल्ड ने कहा। ठीक है, उच्च जाति के पुरुषों को निम्न जाति की महिलाओं से विवाह के माध्यम से ऊंचा उठाने की अनुमति थी। इसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इसके विपरीत जहां उच्च स्तर की महिलाओं को निम्न स्तर के पुरुषों से विवाह करने का अधिकार है, अर्थात जहां महिलाएं विवाह के माध्यम से निम्न स्तर की प्राप्ति करती हैं, वहां प्रतिलोम विवाह इसे कहा जाता है। ठीक है, या हाइपरगैमी और फिर हाइपोगैमी, ये दोनों आपको समझना जरूरी है। अनुलोम विवाहों में जन्मे बच्चे जायज कहलाते हैं और ग्राम को जातियों के समूह के रूप में देखा जा सकता है जहां प्रत्येक जाति का अपना जो है पारंपरिक पेशा होता है। जाति जो है भारतीय ग्राम में सामाजिक संगठन का आधारभूत जो है सिद्धांत होता है। वर्ग जो है समाज में आर्थिक असमानता के वितरण का सूचक होता है। उत्तर प्रदेश के ग्रामों में खाद्य उत्पादक परिवारों और उन्हें वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाले परिवारों के मध्य संबंध के लिए जो है विलियम एच वाइजन ने जजमानी शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, महाराष्ट्र में इस प्रकार के संबंध को बलूतदारी कहा जाता है। जजमानी प्रथा में कृषक का परिवार मुख्य बिंदु माना जाता है। सेवा प्राप्त करने वाले को जजमान या संरक्षक कहा जाता है। सेवा प्रदान करने वाले को कमीन या कामगार कहते हैं। तो इस तरीके से आपको ये परिभाषाएं जो है वन लाइनर वाली जानना जरूरी है। जजमानी प्रथा की सरलतम परिभाषा की बात करें तो संरक्षक आश्रित संबंध पर आधारित होता है। अब हम बात करेंगे ग्रामीण भारत में जो है परिवार। तो परिवार जो है मानवीय समाज का आधार होता है। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में मुख्यतः 2 सांस्कृतिक विशेषताएं नजर आती है और वह हैं, एक है जाति व्यवस्था और दूसरा है संयुक्त परिवार। ठीक है, संयुक्त परिवार को ऐसे सगे संबंधियों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जिनका आवास एक है, जिनकी रसोई एक है और संपत्ति में जिनका हिस्सा एक जैसा है और जिनके धार्मिक विश्वास भी एक जैसे हैं, तो उन्हें जो है संयुक्त परिवार कहा जाता है। परिवार में संयुक्त परिवार की बात करें तो पितृवंशीय अर्थात पिता से पुत्र तक चलने वाली परंपरा और पितृस्थनिक अर्थात जहां परिवार के सभी पुरुष सदस्य एक साथ रहते हैं और परिवार में जन्मी कन्या को शादी के बाद दूसरे घर जाना पड़ता है, और पितृसत्तात्मक अर्थात जहां पुरुषों की सत्ता चलती है होते हैं। ठीक है, तो यानी पितृवंशीय, पितृस्थनिक और पितृसत्तात्मक की भाषा हम लोग जान गए। आगे हम बात करते हैं 12वीं सदी में लिखित हिंदू विधि की प्रमुख पुस्तक जो है मिताक्षर में संयुक्त परिवार की सर्वाधिक विशिष्ट विशेषताओं को जो है विधिबद्ध किया गया है। विस्तारित परिवार जो है 2 या अधिक एकल परिवारों का समूह होता है। परिवार के विस्तार, समापन, पुनः स्थापन प्रक्रिया को विकास परक चक्र कहा जाता है। ग्रामीण भारत में सत्ता विभाजन का स्वरूप की बात करें तो श्रीनिवास ने ग्रामीण भारत में सत्ता विभाजन के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए प्रधान जाति संकल्पना प्रस्तुत की है, जो निम्नलिखित मानदंडों के रूप में परिभाषित होता है। पहला है संख्यात्मक प्रभुत्व। ठीक है, दूसरा है आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण, तीसरा है राजनीतिक सत्ता का नियंत्रण, उच्च अनुष्ठानिक स्थिति और पांचवा है पश्चिमी शिक्षा पद्धति का सर्वप्रथम लाभ प्राप्त करने वाला वर्ग। अब देखिए जन्मजात किसे कहते हैं, तो जन्मजात स्थिति वो है जिसे मनुष्य जन्म से प्राप्त करता है। जाति व्यवस्था क्या है, तो भारत में पाई जाने वाली व्यवस्था यह मुख्य रूप से सामाजिक स्थिरीकरण की परंपरागत व्यवस्था है और यह जन्मजात होती है। आश्रित किसे कहते हैं, तो आश्रित शब्द का अर्थ है दूसरी जाति को अपनी पेशेवर सेवाएं देने वाला। पंचायत
क्या है, तो बड़े बुजुर्गों का छोटा सा निकाय जो लोगों के झगड़ों का निपटारा करता है और इस निर्णय को हर हालत में विवादी पक्षों को मानना पड़ता है। समस्तरीय एकता क्या है, तो एक ही जात या सामाजिक रूप से एक ही स्तर के लोगों की एकजुटता को जो है समस्तरीय एकता कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर एकता क्या है, एक ही ग्राम से संबद्ध सोपान क्रम आधारित सामाजिक स्थिरता व्यवस्था या विभिन्न जातियों से जुड़े लोगों में पाई जाने वाली एकता को जो है ऊर्ध्वाधर एकता कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रामीण आर्थिक संरचना के बारे में। ग्रामीण आर्थिक संरचना के बारे में बात करें तो सुनियोजित आर्थिक विकास के 5 दशकों के बाद भी भारत मुख्य रूप से जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला ही देश रहा है। और वर्ष 1951 की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र ने देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का लगभग 60% भाग का योगदान दिया था, जिसे आर्थिक शब्दों में सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, वर्ष 2020-21 में यह घटकर जो है यह भाग 19.9% रह गया है। इसके बाद 1951 में जो है देश के कुल कार्यबल का 69% जो है भाग किसानों और कृषि श्रमिकों का था। 2019-20 में कृषि कार्य में कुल कार्यबल का जो है 45.6% हिस्सा कार्यरत है। ये दोनों आंकड़े आपको जानना जरूरी। इसके बाद भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर होता है। भारतीय कृषि जो है मानसून पर निर्भर होता है, जो देश में वार्षिक रूप से होने वाली वर्षा का 74% भाग होता है और यह पानी का मुख्य स्रोत भी है। अगर भारत में जो है वर्षा न हो तो बहुत सारी कृषि जो है जो मानसून पर निर्भर होती हैं बहुत ज़्यादा तबाह होगा। आगे हम बात करते हैं कृषि के बारे में। तो कृषि की बात करते हैं, इसमें जितने पॉइंट हैं तो सकल फसल क्षेत्र और निवल बुआई क्षेत्र का अनुपात जो है बहु फसल सूचकांक कहलाता है। वर्तमान में फसल गहनता या बहु फसल संबंधी सूचकांक लगभग 136% है। वर्तमान में सकल फसल क्षेत्र का मात्र 48.8% भाग ही सिंचित होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2020 के अनुसार वर्ष 2018-19 में सकल फसल क्षेत्र में खाद्यान्नों का क्षेत्रफल जो है 124.83 मिलियन हेक्टेयर था। कृषि वृद्धि संबंधी रुझान की बात करें तो भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली वृद्धि को 4 विशिष्ट चरणों में जो है विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण जो है जिसे पूर्व हरित क्रांति चरण कहते हैं और जिसकी शुरुआत जो है 1952 में दूसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू होने से हुआ था। 1960 के मध्य का समय ऐसा जिसमें कृषि के मुख्य रूप से लाभकारी क्षेत्र अर्थात ऐसा क्षेत्र माना गया था जो प्रौद्योगिकीय बदलाव और पूंजी निर्माण में बिना किसी सार्वजनिक निवेश के आगे बढ़ सकता था। इस अवधि के दौरान कृषि नीति को 2 प्रमुख क्षेत्रों, पहला जो है भूमि सुधार और दूसरा था सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं की ओर निर्देशित किया गया था। इस अवधि में जो है खाद्यान्नों के उत्पादन में दीर्घकालिक वृद्धि हुई, जो 1949-50 और 1964-65 के बीच जो है वार्षिक रूप से 2.9% था। दूसरे चरण की बात करते हैं तो प्रारंभिक हरित क्रांति का चरण आता है और ये जो है 1960 के दशक के मध्य 1970 के दशक का था। ठीक है, यानी 1960 से लेकर 1970 के दशक को दूसरा चरण कहते हैं, प्रारंभिक हरित क्रांति चरण। इसमें प्रतिवर्ष के हिसाब से खाद्यान्नों के उत्पादन में लगभग 2.21% की बढ़ोतरी हुई। इस कुल कृषि उत्पादन प्रतिवर्ष लगभग 2.29% के हिसाब से बढ़ा। हरित क्रांति के दूसरे चरण में कृषि में होने वाली वृद्धि के सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं थी। भारत के पूर्वी और दक्षिणी भागों के सुदूर क्षेत्रों की तुलना में उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों में कृषि में काफ़ी तेजी से वृद्धि हुई। यानी कि अगर बात करें तो हरित क्रांति से जो है कुछ ही क्षेत्रों को जो है इससे ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ, बाकी जो है कुछ क्षेत्र को इससे लाभ नहीं प्राप्त हुआ। जैसे कि पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो असम, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम ये सब क्षेत्र और दक्षिण भाग जैसे कि तमिलनाडु है, केरल है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, तो यहाँ पे जो है ज़्यादा इसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ। जबकि उत्तर भागों में यानी कि उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर पंजाब, हरियाणा क्षेत्रों में जो इसका अधिक लाभ प्राप्त हुआ। 1980 की बात के दशक में जो है हरित क्रांति के तीसरे चरण में कृषि का व्यापक प्रसार हुआ और पूर्वी भारत में विशेष रूप से हरित क्रांति का फैलाव काफ़ी बढ़ गया। यानी कि अगर तीसरे चरण की बात करें तो 1980 के दशक के बाद पूर्वी क्षेत्र में, भारत के पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति का फैलाव बढ़ा। 1980 के दशक में खाद्यान्न उत्पादन की दर जो है प्रतिवर्ष 2.9% से बढ़ी और कुल कृषि उत्पादन प्रतिवर्ष लगभग 3.43% से दर से बढ़ा। 1990 के दशक की बात में चौथे चरण में
कृषि विकास कार्यनीति का ध्यान वृद्धि को बढ़ाने के लिए विपणन तंत्र पर मुख्य रूप से निर्भर हो गया था और इसके साथ साथ सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार की सहायता को बंद कर दिया गया था। पशुपालन एवं अन्य कृषि संबंधी कार्य की बात करते हैं तो सकल मूल्य वर्धित यानी कि GVA में पशुधन क्षेत्र का योगदान वर्ष 2018-19 में लगभग 4.19% था। 20वीं पशुगणना 2019 में जो हुआ था उसके अनुसार भारत में कुल पशुधन की संख्या 535.78 मिलियन है, जिसमें गोवंशीय पशुओं की संख्या 302.79 मिलियन और भैंसों की संख्या 109.85 मिलियन है। भारत जो है विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इंपॉर्टेंट है। और वर्ष 2019-20 में भारत में दुग्ध उत्पादन जो हुआ था वो हुआ था 198.4 मिलियन टन। वर्ष 1968-69 में जो है प्रति व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 112 ग्राम दूध उपलब्ध था, जबकि 2019-20 में यह मात्रा बढ़कर लगभग 406 ग्राम हो गई है। दिसंबर 2019 में 222 डेयरी सहकारी दुग्ध संघों में 1,94,007 ग्राम स्तर डेयरी निगम समितियों के अंतर्गत लगभग 17.01 मिलियन किसान इसमें शामिल हैं। भारत में कृषि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। वर्ष 2019-20 में भारत में अंडे का कुल उत्पादन 114.38 बिलियन था, जिसमें अधिकांश भाग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में उत्पादित हुआ। वर्ष 2019-20 में भारत में 14 मिलियन टन मछली का उत्पादन हुआ। ठीक है, इसके बाद गैर कृषि कार्य की बात करते हैं तो भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अन्य महत्वपूर्ण घटक जो है वो गैर कृषि कार्य है और कुल कार्यबल में 20 से 25% का भाग जो है गैर कृषि ग्रामीण रोजगार से बना हुआ है। ग्रामीण परिसंपत्तियों का आकार एवं वितरण की बात करते हैं तो ग्रामीण परिवारों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति उनकी जो है जमीन होती है। 1991 में ग्रामीण परिवारों के सभी प्रकार की परिसंपत्तियों का लगभग 64% भाग जमीन से जुड़ा था। निजी जोत का आशय ऐसे क्षेत्र से होता है जो किसानों के कानूनी स्वामित्व यानी कि खातेदारी अधिकार के अंतर्गत उन्हें प्राप्त होता है। सक्रिय जोत ऐसा क्षेत्र होता है जिसका रखरखाव एकल कृषक द्वारा किया जाता है और ऐसा खेत किसान अपनी जमीन या उप पट्टेदारी पर जोती हुई भूमि या ऐसी कोई अनौपचारिक व्यवस्था भी हो सकती है। कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार भारत में परिचालन जोतों की कुल संख्या 146 मिलियन है और कुल भूमि जोतों में लगभग लघु एवं सीमांत जोतों का हिस्सा जो है 86.21% है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पंजाब, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों में जोतों का औसतन जो है आकार अपेक्षाकृत बड़ा है। दूसरी तरफ बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी राज्यों में जोतों का आकार अपेक्षाकृत छोटा है। ठीक है, 1960 के दशक के अंत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण हुआ से जो है ग्रामीण बैंकों की संख्या में काफ़ी विकास हुआ। ठीक है, इसके बाद बैंकों की कुल संख्या का 40% भाग जो है प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को देने के लिए कहा गया। 1980 के दशक में ग्रामीण बैंकों को गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों से भी जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रामीण रोजगार के बारे में, ठीक है, तो ग्रामीण रोजगार जो है अल्प रोजगारी, मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण श्रम बाजार का एक विशिष्ट लक्षण होता है। ठीक है, और आम रोजगार स्थिति मानदंड द्वारा एक व्यक्ति को रोजगार शुदा माना जाता है यदि उसने पिछले वर्ष से आधे से अधिक दिनों तक काम किया है। ठीक है, तो यानी बेरोजगार रोजगार उसे कब माना जाएगा जब उसने पिछले वर्ष में आधे से अधिक दिनों तक अगर काम किया है तो वो रोजगारित व्यक्ति माना जाता है। आम स्थिति द्वारा बेरोजगारी की दर का संबंध श्रमिक शक्ति में उन व्यक्तियों की प्रतिशतता से है जो काम के लिए उपलब्ध थे लेकिन पिछले वर्ष आधे से अधिक दिनों तक बेरोजगार थे। ठीक है, मौजूदा साप्ताहिक स्थिति मानदंड द्वारा एक व्यक्ति को रोजगार शुदा माना जाता है यदि उसने सर्वेक्षण की तारीख से पहले 7 दिन के दौरान कम से कम 1 घंटा काम किया है। ठीक है, साप्ताहिक स्थिति द्वारा बेरोजगारी की दर का संबंध श्रम शक्ति में उन व्यक्तियों की प्रतिशतता से होता है जिन्होंने काम के लिए उपलब्ध होने के बावजूद भी पिछले 7 दिनों तक एक घंटा भी काम नहीं किया है। मौजूदा दैनिक स्थिति रोजगार की बात करें का संबंध जो होता है ये पिछले 7 दिनों में कुल दिनों से होता है जिनमें व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो रोजगार में था। दैनिक स्थिति द्वारा बेरोजगार दर का संबंध ऐसे दिनों से अनुपात से होता है जब लोग काम के लिए तो उपलब्ध थे लेकिन उन्हें कोई काम ही नहीं मिला। कृषि श्रम के विस्तार की बात करते हैं तो कृषि श्रम भारतीय समाज की सभी व्यावसायिक श्रेणियों में सर्वाधिक सुविधा वंचित श्रेणी है। इसका मुख्य कारण है कि कृषि श्रम में अनुसूचित जाति के लोगों की अधिकता है। वर्ष 2001 में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण
श्रम बल का 33% भाग, कृषि कार्यबल का 45% भाग कृषि श्रमिकों का था। ग्रामीण और कृषि कार्यबल में कृषि श्रमिकों का हिस्सा जो है बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में सबसे अधिक और उत्तर पूर्व तथा पर्वतीय इलाकों में सबसे कम है। अब हम बात करते हैं कुछ शब्द की, जैसे कि नगद फसल क्या होता है। तो ऐसी फसल जिसका उत्पादन स्वयं के उपभोग के लिए नहीं बल्कि बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। फसल की सघनता क्या होती है। तो एक ही फसल वर्ष में एक ही खेत में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों को फसल की सघनता कहा जाता है। परत भूमि क्या होती है। तो ऐसी भूमि जिसे कुछ मौसमों के लिए फसलें बोए बिना ही रखा जाता है ताकि वहाँ की मृदा उपजाऊ बन सके, तो वहाँ उसको जो है जब छोड़ दिया जाता है उसको परत भूमि कहा जाता है। सकल फसल क्षेत्र की बात करें तो कुल बुआई वाला तथा ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्ष में एक से अधिक बार बुआई की जाती है। सीमांत जोत क्या होता है। तो 1 हेक्टेयर से कम वाली भूमि जो जोत होता है उसे सीमांत हेक्टेयर कहा जाता है। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सीमांत जोत क्या होता है। तो 1 हेक्टेयर से कम वाली भूमि को सीमांत जोत कहा जाता है। निवल बुआई क्षेत्र जो होता है, देश में कुल बुआई क्षेत्र को निवल बुआई क्षेत्र कहते हैं। ग्रामीण निर्धनता की बात करें तो वैश्विक संदर्भ में निर्धनता पहले देख लेते हैं। तो देखिए, विश्व बैंक ने श्रम शक्ति समता यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी के आधार पर निर्धनता का अनुमान लगाया है। पीपीपी के अंतर्गत एक देश से दूसरे देश में पाए जाने वाले मूल्य या लागत संबंधी अंतर शामिल होते हैं। इसमें असली उत्पादन और आय आधारित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना भी की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 जो है सतत विकास लक्ष्यों यानी कि एसडीजी की योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी, अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। उक्त लक्ष्यों को सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में 193 सदस्य देशों ने अनुमोदित किया था। 17 विकास लक्ष्यों में जो है शामिल है उसको हम देख लेते हैं। तो पहला है शून्य गरीबी, दूसरा है शून्य भूखमरी, तीसरा है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा है लैंगिक समानता, छठवां है स्वच्छ जल, सातवां है सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, आठवां है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, नवां है उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं, 10वां है असमानताओं में कमी, 11वां है संवहनीय शहर और समुदाय, 12वां है संवहनीय उपभोग और उत्पादन, 13 नंबर है जलवायु कार्रवाई, 14 है जलीय जीवों की सुरक्षा, 15 है थलीय जीवों की सुरक्षा, 16 है शांत न्याय और सशक्त संस्थाएं, 17 है लक्ष्य हेतु भागीदारी। तो यह जो है 17 सतत विकास लक्ष्य है जो शामिल किया गया है, जो कि 2030 तक इसको संपन्न करना है। ठीक है, इसके बाद निर्धनता की संकल्पना एवं मापदंड की बात करते हैं। तो भारत देश में हर वर्ष योजना आयोग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा का निर्धारण करता था। सापेक्ष निर्धनता के अंतर्गत समग्र आय वितरण और उस वितरण के दायरे में हर एक घर की स्थिति को देखा जाता है। इसमें एक समूह के व्यक्तियों की स्थिति की तुलना दूसरे समूह से की जाती है। भारत में निर्धनता पर आधारित पहले प्रमुख अध्ययनों से दादा भाई नौरोजी की 1871 में प्रकाशित पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने दर्शाया कि ब्रिटेन की तुलना में भारत एक निर्धन देश है। ठीक है, तो ये दादा भाई नौरोजी की जो बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आय या खपत निर्धनता के महत्वपूर्ण निर्धारकों में से एक है। गरीबों की स्वास्थ्य स्थिति, खराब पोषण, अनपढ़ता, सामाजिक बहिष्कार, संवेदनशीलता और उनकी योग्यताओं के संवर्धन के लिए अवसरों का अभाव, अर्थात ये सभी ऐसे कारक हैं जो मोटे तौर पर निर्धनता की छवि और अर्थ को व्यक्त करते हैं। निर्धनता का सर्वाधिक सामान्य मापदंड ऐसे लोगों की गिनती करना है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और इसे देश या क्षेत्र की कुल आबादी के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इसे निर्धनता का हेड काउंट मापदंड यानी हेड काउंट मेजर या हेड काउंट अनुपात HCR कहा जाता है। अमर्त्य सेन ने भी एक मापदंड दिया जिसे गरीबी का सेन मापदंड कहते हैं। ठीक है, भारत में निर्धनता का आकलन कैसे करते हैं। तो योजना आयोग, राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण संस्थान यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO उपभोक्ता वे सर्वेक्षणों पर आधारित निर्धनता के प्रभाव क्षेत्र का आकलन करता है। कौन करता है ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण संस्थान करता है या संगठन करता है। इसके बाद वर्ष 1979 में सरकार द्वारा स्थापित टास्क फोर्स ने ऐसे प्रति व्यक्ति आय के स्तर के रूप में गरीबी रेखा को परिभाषित किया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की औसतन दैनिक जरूरत को पूरा करती है।
ऐसी ज़रूरतें भारतीय चिकित्सीय अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित आयु, लिंग, विशिष्ट कैलोरी और पोषणात्मक आवश्यकताओं पर आधारित थी। तो ये था पूरा सारांश जो कि पहले चैप्टर का, जिसका हम लोगों ने देखा। ठीक है, ग्राम विकास जो कि भारतीय संदर्भ में। अब इसके बाद हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट जो पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, देखेंगे। ठीक है, चलिए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण शब्द का समानार्थक क्या होगा, ये बताना है। तो देखिए, ग्रामीण शब्द का जो है समानार्थक होता है वो होता है ग्रामवासी। ठीक है, ग्रामवासी जो होता है वो ग्रामीण शब्द का समानार्थक होता है। इसके बाद या अर्थ होता है, इस तरीके से जान लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पारंपरिक या समान जाति से गठित समाज का क्या आशय होता है। तो इसका आशय जो होता है वो होता है लोक समाज। ठीक है, लोक समाज जो है पारंपरिक और समान जाति से गठित समाज को कहा जाता है लोक समाज। तो ये अभी मैंने इसके पहले जो सारांश में बताया, इसके बारे में आप लोग उसको पढ़े होंगे। अगला है तीसरा क्वेश्चन, कृषक आंशिक संस्कृति सहित आंशिक समाज है, यह कथन किसका है। ठीक है, अभी बताया गया ऊपर कि यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है वो क्रोबर का है। ठीक है, अभी मैंने बताया हुआ कृषक आंशिक संस्कृति सहित आंशिक समाज है, यह क्रोबर ने कहा था। विकासवादी शहर की अवधारणा का संबंध किससे है। तो विकासवादी शहर की अवधारणा जो है रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा दिया गया है। ग्रामों की आबादी का आधार पर इन्हें कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया था। तो ग्रामों की आबादी के आधार पर इन्हें जो है 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का कितना % हिस्सा जो है ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। तो 2011 के अनुसार जो 68.84% जो है जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र है, और 2001 के अनुसार जो है लगभग 72% थी। संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरो के अनुसार किस आधार पर ग्रामीण समुदाय को परिभाषित किया गया है। तो ये जो है परिभाषित किया गया वो है जनसंख्या का आकार और जनसंख्या के घनत्व के आधार पर। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, जनसंख्या का आकार और जनसंख्या के घनत्व के आधार पर। 8वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में स्थित है। तो सबसे ज़्यादा ग्राम की जनसंख्या जो है, गांव की जनसंख्या है, वो है उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी पार्ट से हो जाएगा। दूसरा है बिहार, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा महाराष्ट्र है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर जो इसका हो जाएगा वो होगा डी पार्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जो है अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान। अभी इसमें पढ़ाया मैंने। तो देखिए, अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान जो है वो संविधान है अनुच्छेद 342। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा 342। कृषकों से अर्ध समाज बनता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है जॉर्ज फोस्टर द्वारा कहा गया है। कृषकों से अर्ध समाज बनता है, यह जॉर्ज फोस्टर ने कहा था। जब शहर में अलग अलग लोग आकर बसते हैं तो उन्हें किस तरह के शहर कहा जाता है। तो उन्हें जो है कहा जाता है सामान्य शहर, विजातीय शहर कहा जाता है। अलग अलग लोग आकर के बसते हैं तो उन्हें विजातीय शहर कहा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में गणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है। तो भारत में गणना जो है 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है हर वर्ष। ठीक है, और इसमें जो अगर बात करें तो सर्वप्रथम जनगणना जो हुआ था वो कब हुआ था। तो 1872 में हुआ था। इसके बाद नियमित जनगणना जो है 1881 से स्टार्ट हुआ और आज तक हर 10 वर्ष पर किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, यही हो गया। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 1872 में। भारत में नियमित रूप से किस वर्ष जनगणना की जा रही है। तो देखिए ये भी आंसर इसका जो है ए पार्ट से हो जाएगा 1881 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका भारत का लिंगानुपात जो है 943 से 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, और ये 933 जो था ये 2001 की जनगणना के अनुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च स्तर की महिलाओं का निम्न स्तर के पुरुषों से होने वाला जो विवाह है वो किस प्रकार का विवाह कहलाता है। ठीक है, तो देखिए जो उच्च स्तर की महिलाओं का निम्न स्तर के पुरुषों से अगर विवाह होता है तो उसको कहते हैं प्रतिलोम विवाह। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। 12वीं सदी में लिखित पुस्तक मिताक्षर किस विधि से संबंधित है। तो ये जो है हिंदू विधि से संबंधित है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है। तो वो है भारत। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। विश्व बैंक द्वारा किस आधार पर निर्धनता का जो है अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो ये लगाया गया है क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा।
वर्ष 1871 में प्रकाशित पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटन एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के द्वारा किसके द्वारा ये लिखा गया ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक है और ये एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है 1921 से वर्ष 2001 तक की आबादी को कितने चरणों में विभाजित किया गया है। तो ये देखिए, ये जो है 4 चरणों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसको अभी मैंने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में पाया जाता है। तो ये जो है सी पार्ट हो जाएगा इसका, केरल राज्य में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। ठीक है, 1084। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मानवीय समाज का जो है मानवीय समाज का आधार निम्न में से किसे कहा गया है। ठीक है, मानवीय समाज का आधार जो है निम्न में से किसे कहा गया है। तो मानवीय समाज का आधार जो है परिवार को कहा जाता है। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से कितने सतत विकास लक्ष्यों की योजना शुरुआत किया गया है। तो वो टोटल है 17। अभी 17 का नाम हमने बताया। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 दिसंबर 2021 को लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया, जिसके अनुसार महिलाओं के विवाह की आयु कितने वर्ष रखी गए। तो वो 21 वर्ष रखा गया। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा 21 वर्ष। ठीक है, इसके पहले 18, अभी तक 18 वर्ष थी। ग्रामीण परिवार में विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। ग्रामीण परिवार की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ग्रामीण परिवार की विशेषता जो होता है वो संयुक्त परिवार भी होता है, कृषि व्यवसाय भी होता है, अनुशासनबद्ध परिवार भी होता है। यानी कि इसका आंसर जो है डी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संयुक्त परिवारों की सर्वाधिक संख्या मिलती है तो कहाँ पर मिलती है। संयुक्त परिवारों की सर्वाधिक संख्या जो है वो मिलता है ग्रामीण समुदाय में। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। ग्रामीण समाज से संबंधित है, क्या संबंधित है। परिवर्तन, नियम शून्यता, गतिशीलता या कृषि। तो ग्रामीण समाज से संबंधित जो है वो है कृषि। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। ग्रामीण समाज निम्नलिखित में से किसका द्योतक है। तो ग्रामीण समाज जो विश्वसनीयता, जटिलता, समग्रता या फिर सरलता का, किसका द्योतक है। तो ये सरलता का होता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार के समाज अंतर्गत आता है। तो ग्रामीण क्षेत्र जो है वो परंपरागत समाज के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ग्रामीण समाज में कृषि के अतिरिक्त किए जाने वाला कार्य इनमें से कौन सा है। उद्योग है, चिकित्सा है, शिक्षा प्रशिक्षण है या पशुपालन। तो ग्रामीण समाज में कृषि के अतिरिक्त जो कार्य किया जाता है वो है पशुपालन। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ग्रामीण समाज के लोगों में इनमें से किस आपदा का सामना करना पड़ता है। तो ग्रामीण समाज के लोगों को जो है बाढ़ का भी सामना करना पड़ता है, सूखा भी होता है, पाला, ये तीनों प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इस तरीके से इसका आंसर डी पार्ट से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक निश्चित दिशा में होने वाले निरंतर परिवर्तन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो एक निश्चित दिशा में होने वाले निरंतर परिवर्तन को जो उद्विकास कहा जाता है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, उद्विकास। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो इंडियन विलेज पुस्तक जो लिखा उनका नाम है एस.सी. दुबे। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट से ही हो जाएगा। तो ये था चैप्टर नंबर 1 जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, साथ में दोस्तों में भी अपने शेयर करिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 2 को लेकर अगले दिन। तब तक के लिए थैंक यू।